नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। लगभग एक घंटा आधा घंटा बचा है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश की लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर ही जो वोटिंग है उसको लेकर अपडेट दे देते हैं। मतदान खत्म होने में शेष आधा घंटा ही बचा है। सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में मतदान हुआ है, सबसे कम फूलपुर में मतदान हुआ है। आजमगढ़ में बीजेपी समर्थक पर लाठीचार्ज की खबर आई है और संत कबीर नगर में वोट डालने महिला पहुंची, उसकी मौत हुई है। ये खबर संत कबीर नगर से, जहां महिला की मौत की खबर है जो वोट डालने पहुंची थी। देखिए, भीषण गर्मी है लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पोलिंग बूथों पर इंतजाम कर रखे थे। और इसी के साथ आपको बता दें जो मतदान प्रतिशत है वो भी सामने आया है, जिसमें लगातार आपको मतदान प्रतिशत भी बता रहे हैं। देखिए, संत कबीर नगर में 43.49% अब तक मतदान हो चुका है। वहीं सुल्तानपुर आपको बता दें हाई प्रोफाइल हॉट सीट है, यहाँ पर 45% मतदान अभी तक दर्ज किया है। और आप अभी तक के चरण देखें तो 5वें फेज में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन अभी 5:30 बजे तक बहुत कम मतदान। सबसे ज़्यादा जो अंबेडकर नगर हम आपको बता रहे हैं यहाँ मतदान हुआ है, और उसके बाद आजमगढ़ सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी मतदान हुआ है। लेकिन जो वोटिंग परसेंट है वो एकदम से हाइप पर नहीं गया है। भदोही जहां 42%, 39% मतदान हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा मतदान अंबेडकर नगर का बताया जा रहा है। फूलपुर 39.46%। फूलपुर पर सबकी नजर थी कि आखिर क्या होगा, लेकिन देखिए फूलपुर यहां उदास करने वाला है क्योंकि फूलपुर में बहुत ज्यादा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं आया है। देखिए, फूलपुर जहां माना जा रहा था कि तीनों कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, लेकिन बीजेपी से प्रवीण पटेल थे, अमरनाथ मौर्य थे, नया नाम, और दूसरी तरफ जगन्नाथ पाल बीएसपी से थे, लेकिन यहां पर काफ़ी कम वोट परसेंट सामने आया है। और चलिए इसी पर हम और भी अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। जो मत प्रतिशत सामने आया है, लेकिन काफ़ी जो ये मत प्रतिशत है ये इतना अच्छा नहीं है, इसलिए चिंता करने का भी विषय ये हो जाता है। और 5वें चरण से 6वें चरण तक आते आते वापस ये मतदान जो है, जो परसेंट है, वोट परसेंट, वो डाउन चला गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और भी समझने की दिन भर जो रहा मतदान बूथों पर या पोलिंग बूथों पर माहौल जानेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही विवेक भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, संजय हमारे साथ आजमगढ़ से, नितेश हमारे साथ बने हुए हैं। हम सभी के पास बारी बारी से जाएंगे। सबसे पहले मैं विवेक आपके पास आ रही हूँ। सिद्धार्थनगर से अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए। और चलिए बारी बारी से मैं समझने की कोशिश करूं तो सबसे पहले विवेक आपके पास आती हूं। बहुत ज़्यादा उत्साहजनक मत प्रतिशत अभी तक नहीं सामने आया है, आधा घंटा ही शेष बचा हुआ है। तमाम मुद्दे रहे, तमाम ताकत झोंकी पूर्वांचल, जिसमें कहा जा रहा था कि टफ फाइट है। 80 सीटें यूपी की, मिशन 80 यूपी फतेह कीजिए, दिल्ली तक पहुंची है, लेकिन पूर्वांचल को लांघने के बाद। लेकिन ये पूर्वांचल अच्छे संकेत राजनीतिक दलों के लिए नहीं दे रहा है जो अब तक का मत प्रतिशत निकलकर सामने आया है। फूलपुर क्या कारण मानते हैं सबसे डाउन वोटिंग परसेंट? अंबेडकर नगर जहां खुद मायावती नहीं गई, यहां से बढ़ता हुआ मत प्रतिशत, क्या संकेत? देखिए पारुल, अगर बात करें तो शाम 3 बजे तक का ये वोटिंग जो है वो साफ तौर पर रिकॉर्ड दिखा रहा था, आंकड़े दिखा रहे थे कि 50% के लगभग मतदान हुआ है। और जितने भी लोकसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में मतदान है, 40 का आंकड़ा जो है वहां पे पार होते हुए दिखाई दिया है। अभी भी थोड़ा समय शेष है, थोड़ा बूस्टअप इन आंकड़ों में दिखाई दे सकता है, लेकिन ये आंकड़े उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे जितने बेहतर की हमेशा से ही हर फेज के चुनाव में उम्मीद की जाती थी। चाहे वो पहले फेज का आप चुनाव देखिए या छठे फेज का आप चुनाव देखिए, जब आज चुनाव जो है संपन्न होने वाला है। कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को लेकर 18वीं लोकसभा चुनाव में एक सवाल जो है पहले दिन से लगातार बरकरार है कि आखिर क्यों मतदान प्रतिशत जो है वो कम होते दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसे लगा
कई फेजों में कि इस बार मतदान प्रतिशत बेहतर हो रहा है, लेकिन अंत तक कई तमाम समस्याएं आई जिससे मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। हर फेज में, जिस फेज में लगता था कि मत का जो प्रतिशत है वो बेहतर होगा, कहीं ना कहीं जो शिकायतें आ रही थी लगातार निर्वाचन आयोग के द्वारा, इसके अलावा मतदान प्रभावित करने के कई कारण थे साफ तौर पर, जिन कारणों पे बकायदा हमने बातचीत की है, उन तमाम कारणों से जो है मतदान जो है प्रभावित होते दिखाई दे रहा है। अगर 1% भी प्रभावित हो, मैं कह रहा हूँ 1 वोट भी प्रभावित हो, तो प्रभावित की श्रेणी में गिना जाएगा कि वहां पे मतदान प्रभावित हुआ। ऐसी कई जहां से शिकायतें आई हैं, बकायदा निर्वाचन आयोग ने भी स्वीकारा है कि कई जगहों से शिकायतें आई हैं। आप फिर से आज निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बकायदा पूरे मतदान प्रतिशत और तमाम जो शिकायतें निर्वाचन के साथ आ रही है, चाहे बूथ संबंधी हो, चाहे ईवीएम संबंधी हो, जिस प्रकार की समस्याएं हो, निर्वाचन आयोग बकायदा उसकी जानकारी जो है वो सबके सामने रखेगा। लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर छठे फेज तक भी मतदान प्रतिशत जो है 10 का 10 बना हुआ है। तो साफ तौर पर दिखाता है कि पूर्वांचल में जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, वो साफ तौर पर अब आसान होने वाली नहीं है। 14 के बाद से पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। 14 से पहले सपा बसपा वोटों की जनाधार थी, लेकिन 14 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद सिनेरियो बदलता है। उसके बाद कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ आती है सूचना में, और तब से भारतीय जनता पार्टी का पर्चा जो है वहां बुलंद साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जो है वो टक्कर दिखाई दे रही है, और जो मतदान प्रतिशत कम है, ये राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन आयोग को भी जो है वो दिक्कतों में डाल। बिल्कुल, चुनौती थी कि इतनी भीषण गर्मी में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी शायद वो धरातल पर उतने अच्छे कारगर साबित नहीं हुए। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वापस वही सवाल कि आखिर जो ये तमाम मुद्दे रहे, जिनमें हमने देखा कि आरक्षण भी एंटर हुआ, जिनमें हमने देखा कि सीटों को लेकर आंकलन हुआ, और इस चरण में तो खुद अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंच गए थे, ममता बनर्जी ने भी इशारा दे दिया था। तमाम कोशिशें, और ये कहा गया आपकी तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि बहुत ज़्यादा कोई सीटें नहीं आ रही हैं, फिर उनका भी नारा इस सीटों को नंबर देना शुरू हो गया, जिसमें 350 की सीटें वो टारगेट करने लगे, और ये कहा गया कि 400 हार रही है बीजेपी, 400 जीत नहीं रही। तमाम हथकंडे अपनाए गए, उसके बावजूद भी वोटर्स शायद उतनी तेज़ी नहीं दिखा रहा है जितनी तेज़ी हमने इस चरण के बयानबाजियों में देखी। अभिषेक, क्या आकलन कर रहे हैं? देखिए, अगर आप वोटर्स की बात करेंगी तो बीजेपी के जो कोर वोटर है वो अपने घरों में है। जो मेरी बात हुई प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, अंबेडकर नगर में, श्रावस्ती में, जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो सवर्ण मतदाता है, जिसे साफ तौर पर क्षत्रिय ब्राह्मण कायस्थ मतदाता कहते हैं, वो अपने घरों में है और घरों से वो मतदान करने के लिए नहीं निकला है। पहला कारण तो ये है कि बीजेपी का जो मूल वोटर है, खासकर जो क्षत्रियों की नाराजगी है, जो पूर्वांचल में ये बात कही जा रही थी कि क्षत्रिय वर्ग नाराज है, अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से टिप्पणी की थी उसका बहुत असर दिखा रघुवर प्रताप सिंह राजा भैया पर उनकी की टिप्पणी का। और अगर 2019 की बात की जाए तो पूर्वांचल वैसे भी बीजेपी के लिए जो स्थिति थी वो संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि अंबेडकर नगर में, श्रावस्ती में, गाजीपुर में, घोसी में और इसी के साथ जौनपुर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो पूर्वांचल की जो स्थिति थी 2019 में भी बीजेपी के लिए बहुत बेहतर नहीं थी। आजमगढ़ सीट थी जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ की संसदीय सीट है लालगंज, वहां भी बीजेपी 2019 में चुनाव हारी थी। तो इस बार बहुत सारा प्रयास किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और किस तरह से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सिनेरियो ये रहा है कि अगर मत प्रतिशत बढ़ा है तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को फायदा हुआ है, और अगर मत प्रतिशत कम हुआ है तो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को नुकसान हुआ। ये 2019 में देखने को मिला था। जहां जहां अच्छी वोटिंग हुई थी 2019 में 60% से 70% के बीच, वहां तो बीजेपी ने आसानी से जीत दर्ज की थी। लेकिन जहां वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, जौनपुर में भी पिछली बार वोटिंग प्रतिशत कम था, अंबेडकर नगर में प्रतिशत कम था, इसी के साथ लालगंज और आजमगढ़ में भी वोट प्रतिशत कम हुआ था। वहां पर बीजेपी को कड़े मुकाबले में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस बार की भी जो 14 सीटें हैं, सभी सीटों पर नेक टू नेक लड़ाई है बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच, या यूं कहें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां जहां भी लड़ रही है वहां सीधी लड़ाई है। भीषण गर्मी भी एक वजह है मतदान प्रतिशत न बढ़ना। चुनाव आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इतनी गर्मी में अगर मतदान कराए जा रहे हैं तो जो धरातल पर व्यवस्थाएं देने की बात कही गई थी
वो भी धरातल पर व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं टेंट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, ईवीएम मशीनें खराब है। सुबह से मतदाता शिकायत कर रहे हैं, राजनीतिक दल शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतों का अंबार लगातार, ऐसे में बढ़ती शिकायतों के बीच घटता मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं एक बड़े फेल्योर की ओर इशारा करता है। ठीक है नीतीश, आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद मैं सिद्धार्थनगर जाऊंगी। वोट परसेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और डुमरियागंज का जैसे ही अपडेटेड वोट परसेंट मेरे पास आ जाता है तो मैं उसके बाद सिद्धार्थनगर भी जाऊंगी। चलिए, मेरे साथ हमारे साथ बाराबंकी से नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, उत्तर प्रदेश की सियासत को आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा, जहां आप अलग अलग जोन्स में गए, वहां पर आपने लोगों से बात की, चर्चा की और मुद्दों को भी जाना। यहाँ मैं अंबेडकर नगर, आजमगढ़, फूलपुर की बात करूं, अंबेडकर नगर जहां माना जा रहा था बीएसपी की लगभग हमेशा से सीट रही है, लेकिन खुद मायावती यहां पर नहीं आई, और फिर जिस तरह से फाइट हुई दो पूर्व बीएसपी नेताओं में, बीजेपी ने भी जिन्हें उतारा वो पहले बीएसपी में रह चुके हैं, सपा ने जिसे उतारा वो पहले बीएसपी में रह चुके हैं, और बीएसपी ने जिसे उतारा वो मुस्लिम कैंडिडेट। तो यहां एकदम से वोट परसेंट का बढ़ना, जैसे अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि नुकसान सत्ता दल को हो सकता है वहां जहां उनका कोर वोट बैंक है, वहां पर अगर वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है तो। लेकिन अंबेडकर नगर जहां पर हमने पहले देखा कि बीएसपी के पास ये सीट गई, बीएसपी का गढ़ लगभग ये बना रहा, और उसके बाद इस बार यहां पर एकदम से वोट बढ़ जाना, ये किस तरफ लेकर जा रहा है? जी, निश्चित ही हम बात कर रहे हैं तो अंबेडकर नगर से, जैसे कि रितेश पांडे पहले बहुजन समाज पार्टी से ऐसे सांसद रहे जिन्होंने वहां से जीत दर्ज करके मायावती के हाथी का झंडा बुलंद किया था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं भाजपा पर सवार हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, वहीं लालजी वर्मा भी उनके ठीक सामने है। तो जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में चलते मतदान के बीच में लालजी वर्मा के तमाम वीडियो सामने आए, जिसमें उनका लगातार ये कहना है कि उनके ऊपर पुलिस से प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है, तो ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। लालजी वर्मा भी जिस तरीके से वहां पर देखा जाता है, तो अगर बात करें तो लोकसभा सीटों में भी इस बार जो सबसे ज्यादा हावी चीज है वो जातीय जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो इसको लेकर इस सबके बीच में पारुल जी से सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही कि हम परंपरागत वोटरों की बात कर रहे हैं, जातिगत वोटरों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम लोग कहीं छोड़ रहे हैं। इस बार हर बार जो लोकसभा में बढ़े हुए वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं कमाल करते हैं। तो निश्चित ही जिस प्रकार से वोटरों का बढ़ाव हुआ है वो किस तरफ से जा रहा है, क्योंकि परंपरागत वोटों को लेकर अब जनता का राजनेताओं की तरफ से तो मन खिन्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पार्टी आस्था उनकी पूरी तरीके से बनी हुई है। जैसा कि आपने बात की कि उत्तर प्रदेश में हम अलग अलग स्पॉट्स पे गए, ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो ये जो कांटे की टक्कर है इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बन रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं ने जो उलूल जुलूल बयान दिए हैं ये इनको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहे हैं। जैसे पूर्वांचल की बात आती है पारुल जी, तो पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल का एक बयान आना, उसके बाद राजा भैया की उस पर प्रतिक्रिया, और राजा भैया का मिर्जापुर जाकर वहां पर उनके खिलाफ प्रचार करना, इसी के बीच में ओम प्रकाश राजभर का बयान आना। तो ये सब चीजें क्या भाजपा नेतृत्व इस सब देख नहीं रहा, या यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम लोग कह रहे हैं क्या भाजपा ऐसे बयान कहलवा रही है। लेकिन निश्चित ही इन सब चीजों से जो बात आ रही और इन सब के बीच में एक जो बड़ा मुद्दा विपक्ष ने तो फंसा है पारुल जी, उस पर कहीं ना कहीं जनता का ध्यान आकृष्ट हुआ, और वो मुद्दा है जो विपक्ष लगातार संविधान बदलने की बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता इससे जुड़ रही है, और निश्चित ही इसी के लेकर ये फाइट होते हुए दिखाई पड़ रही है। और जो ये सत्ता का महासंग्राम चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं गठबंधन को फायदा होता जरूर दिखाई पड़ रहा है। जी पारुल, बिल्कुल, लेकिन तब भी फायदा और नुकसान का आंकलन न वोट प्रतिशत अगर बढ़ नहीं रहा है तो नाराजगी है, या वोटर्स ने 400 पार के नारे के बाद बैकफायर लिया है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि वाकई नाराजगी है वोटर्स में उन बयानों की, क्योंकि अब वो वोटर नहीं है जैसे समझ नहीं आता आपने जो कह दिया आपकी राह पर चल पड़ा। अब ये वोटर तुलना कर रहा है, अब ये वोटर साइलेंट हो गया है, ये मीडिया से भी बात करके खुलकर अपनी बात नहीं रख रहा है। मुद्दों की बात में हम हर जगह सुन रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, तो क्या कोई जो एजेंडास चलाए जा रहे हैं वो वाकई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं? अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सिद्धार्थनगर जा रही हूँ, अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक कहिए। देखिए, अगर जिस तरह से सहयोगी हमारे नीतीश जी ने बताया कि बयानों का बहुत असर पड़ा चुनाव में, जाहिर है, और एक बात पर कोई गौर नहीं कर रहा है कि जिस तरह से अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि बीजेपी को 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए, बहुत बवाल मचा। फिर प्रत्याशी अरुण गोविल जो मेरठ से चुनाव लड़े, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया। तो जो SC ST OBC वर्ग है जो संविधान और आरक्षण के प्रति बेहद जागरूक है, क्योंकि उसको इसका लाभ मिलता है,
उसके बीच में इंडिया ब्लॉक के जो नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सबने इस बात को मजबूती से रखा कि बीजेपी आरक्षण और संविधान बदल सकती है। और वो जो बीएसपी का कोर वोटर है, जहां जहां बीएसपी कमजोर है, वो सीधे इंडिया गठबंधन को वोटिंग कर रहा है। और ये सबसे बड़ी सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के बयान ही बीजेपी के बड़े नुकसान की वजह बन रहे हैं। बिल्कुल, यानी बीएसपी का जो वोटर है, आपका कहना है कि वो फ्लोट कर चुका है। लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट जहां पर, और इस बार हमने देखा कि छठवें चरण तक आते आते और भी ताकत लगा दी गई राजनेताओं की तरफ से, और साथ ही ये भी हमने देखा कि जिस तरीके से मत प्रतिशत की बात आई, न केवल ताकत लगाई गई बल्कि आरक्षण जैसा मुद्दा कर्नाटक वाया पश्चिम बंगाल होते हुए यूपी एंटर कर गया, और फिर बात आई हिंदू और मुस्लिमों की बात, जहां पर हमने देखा कि मंचों से दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी का हक नहीं छीनने देंगे। तो ये मुद्दा भी क्या काम किया? गर्मी हर जगह है, लेकिन अंबेडकर नगर में वोट परसेंट क्यों बढ़ गया, फूलपुर में वोट परसेंट क्यों नहीं बढ़ा? ये तमाम बातें हैं। डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, यहाँ का मत प्रतिशत क्या कह रहा है, कितना अब तक वोट कास्ट हो चुका है? और इसके अलावा ये भी बताइए कि जिस तरह का माहौल दिन भर आपने देखा, क्या आकलन कर रहे हैं जनता ने, मुद्दे कौन से चुने होंगे, किन मुद्दों पर जाकर वोट कास्ट किया होगा? अब्दुल जी, मैं आपको बता दूं 5.65% यहाँ का वोट हो चुका है 5 बजे तक। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं भाषण जो है, मंचों से भाषण कि मुस्लिम का आरक्षण जिसको दिए वो खत्म कर देंगे, और सारे बयानात अभी जो है जल्दी ही बड़े नेताओं का दौरा था, उन्होंने भरे मंच से कहा कि जो है ब्राह्मणों को लात से मार के भगाने वाला, ये तो कहीं ना कहीं इस पर जो है असर दिखाई दे ही रहा है। अब आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से जगदम्बिका पाल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इनके ऊपर तीसरी बार दांव खेला है। वहीं स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र कुशल तिवारी को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। और उसका वजह, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया था, जो है वेल चेयर का व्यवस्था किया था दिव्यांग के लिए, पानी का व्यवस्था किया था, तो धरातल पे वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज जो कम हुआ है। जी जी। पोलिंग बूथों पर सुबह से भीड़ रही थी। हम जब चर्चा कर रहे थे, अब्दुल, आप पोलिंग बूथों पर मौजूद थे, तब तक तो कतारें दिख रही थी। दोपहर तक आते आते वो और कम हो गई। शाम को आपका क्या आकलन है, बढ़े थे ये वोटर्स 3-4 बजे के बाद? जी, शाम के वक्त बढ़े थे कुछ, लेकिन फिलहाल जो है अब एक दो करके सिर्फ आ रहे हैं। ये कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं जो धरातल पे इनके वादे थे चुनाव आयोग के, वो कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं। और इतनी तापमान है, इतनी धूप है, तो कहीं ना कहीं ये असर दिखाई दे ही रही है। ठीक है विवेक, यहाँ जब हम पूर्वांचल के बारे में बात कर रहे थे, तो जब तक पश्चिमी यूपी में चुनाव था तब तक जयंत की अग्नि परीक्षा चल रही थी। यहाँ हम पूर्वांचल जब एंटर किए तो पीडीए की भी, अखिलेश की पीडीए की अग्नि परीक्षा, और जो जाति से जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं जिनमें राजभर है, पटेल हैं, और तमाम दल जिनके लिए बार बार काजल निषाद वोटर्स, अनुप्रिया की परीक्षा, ये भी मुझे लगता है कमाल नहीं कर पाए जो वोट परसेंट अब तक निकलकर सामने आ रहा है उसके लिहाज से। क्योंकि बयानबाजियां अपनी जगह हैं, लेकिन इनके जो वोटर्स हैं इन्हें अपने तरह से काम करके इन्हें बाहर निकालना चाहिए था। शायद राजनेताओं ने भी वो मेहनत नहीं की है, मुझे लगता है। विवेक, देखिए पारुल, साफ तौर पे अगर बात कही जाए तो इस बार मतदाता जो है, जो एक्टिव नहीं रहा है, वो पैसिव हो गया है। कई जगहों पर कई समीकरणों के नाते जो वोटर्स है उसने जो है अपने आप को इससे अलग रखा है। 3 फेज के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जातिगत जो समीकरण है वो पूरी तरीके से फिट बैठा हुआ नजर आ रहा था। लोग अपनी कास्ट, अपनी बिरादरी के लोगों को चुनाव जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी जो भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है उत्तर प्रदेश से लेके कई जगहों पे, वो फैक्टर जो है यहाँ पे काम कर रहा है, जिसके वजह से मतदान प्रतिशत जो है वो प्रभावित हुआ है। कई सीटों पर जो है एंटी इनकम्बेंसी के नाते भारतीय जनता पार्टी को फंसी हुई है। जहां तक अनुप्रिया पटेल की बात करें, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके वोटर उनके साथ हमेशा रहते हैं। पटेल बिरादरी, कुर्मी बिरादरी, बिंद बिरादरी, ये जो वोटर है वो मिर्जापुर में इनको जो है वो सीटें दिलाता है, जीत दिलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रघुराज प्रताप सिंह, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन पर जो टिप्पणी की गई, इससे कहीं ना कहीं जो समर्थक है रघुराज प्रताप सिंह के, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ क्षत्रिय वर्ग ही नाराज है, लेकिन जो समर्थक है चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, वो कहीं
ना कहीं अनुप्रिया पटेल की इस बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है, तो वो समर्थक भी बिदके हैं, वो वोट उन्होंने नहीं डाला है। और कई ऐसी सीटें हैं जो एंटी इनकम्बेंसी और जाति समीकरण के ध्रुवीकरण के नाते जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, जिससे मतदान पर भी सीधा साधा असर पड़ा है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो रितेश पांडे भाजपाई हो चुके हैं, 19 में बसपा के टिकट पर जो है जीते थे, सदन पहुंचे थे। और जिस तरीके से अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा की 0 सीटें आई थी, बसपा बिल्कुल उसके करीब है, कहीं कोई ज्यादा उसको दिक्कत नहीं है। 0 विधानसभा में था, 0 लोकसभा में, एक नेता उभर के निकला था, उसको भी मायावती ने डाउन कर दिया। तो साफ तौर पर जो वोटर थे बहुजन समाज के वो बिखरे हैं। अब कुछ इंडिया अलायंस में गए हैं, कुछ जो है वो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, कुछ इंडिया अलायंस में गए हैं। तो इसका जो साफ तौर पर जो देखा जा रहा है, तमाम ये कारण रहे हैं कि मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी तमाम चीजें हैं। ये नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अगर वो सीट जीतती भी है पूर्वांचल में कई सीटों पर, तो हार और जीत का जो प्रतिशत है वो 30 से 50 हजार कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, जो बाहुबलियों की फाइट, अभिषेक, बाहुबलियों की फाइट, इसमें कहा गया था कि इनके सियासी कदकाठी का भी ये अग्नि परीक्षा है, ये पेपर इनका भी आज भरा गया है। तो ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अनुप्रिया के बयान के बाद धनंजय तो चले गए, उनकी नाराजगी सामने आ गई बीजेपी से, लेकिन माफ कीजिए राजा भैया चले गए, धनंजय लेकिन हैं उनके साथ। तो धनंजय वर्सेस अगर राजा भैया करें तो किसका कद आज ज्यादा काम आ रहा है दोनों दलों को, उनके हिसाब से? और देखिए, धनंजय सिंह की राजनीति और राजा भैया की राजनीति दोनों में फर्क है। धनंजय सिंह का दायरा जौनपुर तक सीमित है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह पूरे उत्तर प्रदेश के, खासकर पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं पर प्रभाव रखते हैं। और अगर धनंजय सिंह की बात की जाए तो धनंजय सिंह को बीजेपी ने जौनपुर में इसलिए अपने साथ जोड़ा क्योंकि धनंजय सिंह की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती थी। तो जौनपुर में ऐसा हो सकता है कि धनंजय सिंह की मौजूदगी में बीजेपी को फायदा हुआ हो, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह की जो नाराजगी है वो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में तो उसने असर दिखाया ही। कौशाम्बी में 20 तारीख को मतदान हुआ, तब असर दिखा। प्रतापगढ़ में असर दिख रहा है। सीधे जो क्षत्रिय वर्ग के मतदाता हैं वो समाजवादी पार्टी को पोल कर रहे हैं, और यही कुछ तस्वीर अभी आपको आगे भी दिखाई देगी। आजमगढ़ में भी क्षत्रिय मतदाता थे, उन्होंने भी आज पूरी तरीके से मूड बदला है। और रही बात बाहुबलियों की पॉलिटिक्स की, तो देखिए कोई ऐसा बाहुबली अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है जो बाहुबल के दम पर वोट प्रतिशत अपना इधर से उधर करते या वोट शिफ्टिंग करते। अनुप्रिया पटेल जैसी नेता अपना वोट नहीं शिफ्ट कर सकी क्योंकि कुर्मी बिरादरी की एक छत्र नेता मानी जाती है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने कुर्मी उम्मीदवार उतार दिए तो वहां पर अनुप्रिया पटेल वोट ट्रांसफर करने में नाकामयाब रही। अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा कुर्मी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रितेश पांडे को कुर्मी मतदाता बहुत कम संख्या में पसंद कर रहे हैं। इन सबके साथ ही तो आपने बताया राजा भैया फैक्टर और धनंजय सिंह, वो बाहुबली वाला वर्चस्व नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर सियासत में, राजनीति में बात करें तो धनंजय थोड़े कम कद के पड़ जाते हैं बनस्पत राजा के। लेकिन अब ये दोनों ही कितना कमाल कर पाए हैं, क्योंकि एक तरफ बीएसपी का सीधा वोट जब वो वहां से बिलोंग कर रहे थे, उनकी वाइफ को टिकट दिया जा रहा था तो उन्होंने छोड़ा या फिर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन वो वोट भी तो कहीं ना कहीं धनंजय के साथ गया। दूसरा ये कि अब जब बातें जब इतनी सारी हो रही हैं तो उसमें ये भी फैक्टर मैटर करता है कि आपके पास आ रही हूँ नीतीश, जब ये भी फैक्टर मैटर करता है कि जब बयानबाजियों में हिंदुत्व की और आरक्षण की बात हो रही थी और फिर तमाम पुराने बयानों को भी निकालना शुरू कर दिया गया, पूर्वांचल जहां बीजेपी के लिए वाकई चुनौती थी, जब वो 80 मिशन 80 का दावा करते हैं तो पूर्वांचल में वो रिजल्ट्स दिखने चाहिए थे, लेकिन तमाम वोटिंग परसेंट के साथ साथ एक वोटर नाम दिया गया था लाभार्थी। ये कहीं ट्विस्ट तो नहीं हो जाएगा आगे जाकर? हम समीकरणों पर बात कर रहे हैं, हम जातिगत फैक्टर पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार मतदाता कुछ और मूड तो नहीं बना के बैठा था नीतीश? जी बिल्कुल, देखिए ये तो मतदाता का मन होगा और ये जब ईवीएम मशीन खुलेगी तब पता चलेगा। लेकिन जो अभी आपने पूर्वांचल वाली बात की और हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने बात की, तो हम और अभिषेक जी साथ में इस वक्त पूर्वांचल में भी तो क्षत्रिय विरोध जो पारुल जी शुरू हुआ था वो सबसे पहला क्षत्रिय विरोध वहां से शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं लेकिन संगम लाल जी रो भी दिए, क्षत्रिय सांसद को आप मौका नहीं देंगे क्या? क्षत्रिय सांसद, ये क्या सिंपैथी फैक्टर भी था, विक्टिम कार्ड भी खेला उन्होंने। और बिल्कुल पारुल जी, और लगातार ये पश्चिमांचल से जो एक लहर उठी वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल तक भी दिखाई पड़ रही, क्योंकि उसके बाद भी जितना भी टारगेट या जितनी भी बातें आ रही है वो क्षत्रियों के इर्द गिर्द आ रही है। और क्षत्रिय जो भी नेता है, ये जरूरी नहीं कि क्षत्रियों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं, हर बिरादरी पर इनका एक अच्छा असर है।
और तमाम लोगों इनके जो सामने आते हैं, इनके जो समर्थक आते हैं, वो जरूरी नहीं कि एक ही जाति के। लाभार्थी जो बात आई, भाजपा के जो बयान है, लेकिन इन सबके बीच में अखिलेश यादव का पीवीए कहीं ना कहीं यूपी में कमाल कर गया है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात की थी, तो अल्पसंख्यक का पूरा जो समुदाय था, जो राजनीतिक पंडित और ठीक है, राजनीतिक एक सीट टीएमसी को दी थी उन्होंने, वहां पर भी क्या निकलकर सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। मैं अब्दुल के पास जा रही हूँ क्योंकि समय कम है। अब्दुल, अभी ये बताया जा रहा है कि वोटिंग परसेंट 46-47 समथिंग फूलपुर में गया है, और अगर मैं बात करूं डुमरियागंज की, तो डुमरियागंज का वोटिंग परसेंट अभी 50 के आसपास है। ओवरऑल यूपी का वोट परसेंट 52, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे के बाद ये 60-62 तक जा सकता है। लेकिन 60-62 ये पिछले चरण के बनस्पत इस बार जो डुमरियागंज है वहां पर माने अगर उस स्थिति में ठीक है ये वोट परसेंट, अगर 60 तक भी जाता है अब्दुल? ये मान के चलिए, अब उस तरीके से कंडीशन नहीं लग रहा। मैं पर्सन से कहूंगा कि देखिए, कोई यानी आप कह रहे हैं 60 तक भी नहीं जाएगा? नहीं 60 तक भी नहीं जाएगा। जिस तरीके से टाइम भी 5:58 हो रहे हैं, संख्या अब 1-2 आ रही है, इस ये मान के चलिए 60% भी जाना मुश्किल है। व्यवस्था ही नहीं है चुनाव आयोग की। इन्होंने पानी का व्यवस्था किया था, वो है ही नहीं। टेंट का व्यवस्था किया था, टेंट भी कहीं कहीं पे नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली से एस जयशंकर से जुड़ी हुई खबर आई, उसने भी ये बताया कि क्या वाकई नाम कई लोगों के पोलिंग बूथों पर नहीं मिले हैं क्या? कहीं तो ये अभी यहाँ से विधानसभा वासी से ये भी मामला सामने आया है कि कुछ लोग जो जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो सब यानी पूरी पक्की तैयारी क्या चुनाव आयोग की रही, ये भी अब एक सवाल उठने लगा है जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब तक जो 5 बजे तक का वोट परसेंट निकल कर सामने आया है, ओवरऑल अब तक की 14 सीटों पर वो 52 है। जल्दी से मैं आपको पढ़कर बता दूं तो सुल्तानपुर का वोटिंग परसेंट 53 गया है, प्रतापगढ़ का 49 गया है, फूलपुर का 46 गया है, इलाहाबाद का 49 गया, अंबेडकर नगर सबसे ज्यादा 59% यहाँ पर हुआ अभी तक वोट कास्ट, ये 60 के ऊपर जाएगा। श्रावस्ती 50 हुआ है, डुमरियागंज 50 हुआ है, बस्ती में 55 हुआ है, और वहीं संत कबीर नगर में 51 हुआ है। लालगंज की बात करूं 52, आजमगढ़ में 54 हो गया है, जौनपुर में 52, मछली शहर की मैं बात करूं तो 52, भदोही में 50% मतदान अभी तक हो चुका है। तो ये अब तक का मतदान प्रतिशत है। 6 बजे का ताजा आंकड़ा जो आएगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आकलन करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये मत प्रतिशत इतना सुस्त क्यों रहा। तो अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण, लेकिन हम अगला चरण है, वो अंतिम चरण होगा, उसके लिए ताकत झोंकनी होगी न केवल चुनाव आयोग को, राजनीतिक दलों को भी, उनके कार्यकर्ताओं को भी, कि वोटर कम से कम पोलिंग बूथ तक तो पहुंचे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।